क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न हर कक्षा में डिस्कस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा मानना था कि बेसिकली ये पूरी परीक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड की है। इसीलिए समय पर मैं बराबर बोलता रहा हूँ कि जब ज़रूरत होगी चीज़ें मिलती जाएंगी। मेरा मानना है यकीनन, और बाद में आप भी मानेंगे, कि आपकी ये पूरी परीक्षा जो होने जाएगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है। ग्रामर की परीक्षा का भी उद्देश्य यही है। आप बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हो तो आप में ग्रामर की कितनी समझ है। आप बच्चों को गणित पढ़ाते हो तो आप में गणित की कितनी समझ है। हालांकि इसमें हेर फेर होगा। गणित को लेकर मैं बहुत आसानवित नहीं हूं कि प्रधानाध्यापक में गणित होगा, प्रधान शिक्षक में तो है। इसलिए मैं सिलेबस पे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं मान रहा हूँ। समान अध्ययन पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है कि आप भूगोल को कैसे पढ़ाते हो। तो इस रहस्य को मैं क्लास में खोलना नहीं चाह रहा था। तो मेरा मानना है कि ये पूरा सिलेबस टीचर का, जो मेरा अपना 30 साल का 25 साल का अनुभव है, और ख़ासकर विगत 12-13 साल से तो मैं टीचिंग पे बड़ा मतलब फोकस होकर काम किया हूँ। तो मैं सारे पर्चे को देखता रहता हूँ, आज भी देखता हूँ। एक एक पेपर, चाहे राजस्थान में हो या तमिलनाडु का हो या पश्चिम बंगाल का हो, एक एक जगह मैं खोजता रहता हूँ। एक एक किताब एनसीईआरटी की जो भी है, टीचिंग फॉर ऑल, एक मैं बड़ी मोटी किताब है वो देखता रहता हूँ, देख रहा था। तो पूरा खेल आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का ही है। आपको उसी चीज़ में अच्छा नंबर आएगा जिस चीज़ को आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ये भी याद रखिए, जिस चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ आपके कम नंबर आएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, एक कंपटीशन है। गुरुवर आपस के बीच ही कंपटीशन है, नए जॉब सीकर का नहीं है कि बहुत मारा मारी है। वो आपसे 19-20 ही लोग होंगे, और जो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं उनका अच्छा होना ही है। तो खैर चलिए, शैक्षिक समान अध्ययन के अंतर्गत मैं कुछ चीज़ों को लाया हूँ। अध्यापन में अनुभवी सदस्य और परिपक्व लोगों का मार्गदर्शन करता है। अब अध्यापन में अनुभवी सदस्य और परिपक्व लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो क्या खर्च करने का समय, जीवन की गुणवत्ता, योग्यता या जीवन का समायोजन, कैसा मार्गदर्शन आप करते हैं। जो अपरिपक्व कौन है, छात्र है, उसको कैसा मार्गदर्शन करते हैं कि लाइफ को एकोमोडेट करे। क्या करे, एकोमोडेट करे। आप उसकी योग्यता के लिए मार्गदर्शन नहीं करते हैं। योग्यता पढ़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। आप खर्च करने का समय के लिए मार्गदर्शन नहीं करते हैं कि हाँ ये रूटीन है, इतने बजे सो जाना, इतने बजे उठ जाना, इतने बजे से दौड़ने लगना। जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ की नहीं करते हैं। मार्गदर्शन है कि लाइफ को एडजस्ट कैसे किया जाए, किसके साथ एडजस्ट किया जाए। तो प्रकृति के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, समुदाय समाज के साथ कैसे किया जाए, परिवार के साथ क्या किया जाए। जब एडजस्टमेंट सीख जाता है तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अपने आप उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाती है, अपने आप उसमें एबिलिटी आ जाती है, योग्यता आ जाती है। जो शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। पढ़ाए थे त्रिकोणीय प्रक्रिया, क्या बताए थे, 3 कोण है। कौन है, टीचर, स्टूडेंट और बुक, यानी स्रोत, जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसकी मदद से पढ़ा रहे हैं। ये 3 बिंदु है। इसमें कौन नहीं है जो शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया की केंद्र बिंदु में नहीं है, तो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड की तो बात ही नहीं। छात्र हैं, शिक्षक है, सामग्री है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है, जानकारी देने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन के लिए। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन जैसा आप चाह रहे हैं कर दें तो शिक्षण का लक्ष्य पूरा है। विषय वस्तु को सहज बनाने के लिए प्रस्तुत करने का नियम क्या कहलाता है, तो शिक्षण की विधि, शिक्षण का मैक्सिमस। अब ये समझिए, इसका हिंदी कुछ मुझे मिला नहीं। ये बहुत बड़े एजुकेशन के बुक से ये क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट
पर्सनालिटी हैं, वो बोलते हैं कि विषय वस्तु को सहज बनाने के लिए प्रस्तुत करने का नियम क्या कहलाएगा। तो शिक्षण की मैक्सिमस का मतलब है अधिकतम, मैक्सिमम ही है। तो किसका? शिक्षण का, टीचिंग का मैक्सिमम। तो सहज बनाने का नियम क्या है कि टीचिंग का मैक्सिमम, यानी शिक्षण की विधि नहीं, कोई मेथड से नहीं हो सकता है, विषय वस्तु को सहज नहीं बनाया सकता है, शिक्षण की तकनीक से नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जो प्रेजेंट आप करते हैं वो मैक्सिमस करते हैं, अधिकतम करते हैं, तब जाके बात आपकी बनती है। यानी आप हृदय से कोई चीज को कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं जी जान से, तो वो बेस्ट चीज कहलाएगी। सोलो एक टर्म है, अब इसका चूंकि क्वेश्चन तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम का अर्थ क्या होता है। अब कई चीज मजेदार है कि कई हिंदी के चीज का प्रश्न में अगर हो तो उत्तर अपने आप हिंदी में मिल जाता है, कई अंग्रेजी वालों को मिल जाएगा। सोलो जैसे ही देखेगा कि सोलो का क्या अर्थ है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम वो निकाल लेगा। लेकिन हमारे हिंदी वाले के लिए बड़ी दिक्कत है, देखे गए सीखने के परिणाम की संरचना। किसका संरचना? तो ऑब्जर्व किया, हमने किसी चीज का परीक्षण किया। लर्निंग आउटकम, आउटकम माने परिणाम, लर्निंग माने सीखने का, तो देखे गए सीखने के परिणाम की संरचना। सोलो टैक्सोनॉमी में स्तर होते हैं, कितने? 4 स्तर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटपुट में कितने स्ट्रक्चर होते हैं? तो 4 स्टेजेज होते हैं। एकल वर्गीकी के संदर्भ में कार्य को एक पहलू को समझा जाता है यूनि स्ट्रक्चरल स्तर में, बहुसंरचनात्मक मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स और रीजनिंग बेस्ड स्ट्रक्चर। तो यूनि स्ट्रक्चरल स्तर में एकल वर्गीकी मतलब सिंगल क्लास को तो यूनि स्ट्रक्चरल स्तर में समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पहलुओं को समझा जाता है कहाँ? बहुसंरचनात्मक स्तर में। 2 या 2 से अधिक को बहुसंरचनात्मक स्तर में। मैं बेसिकली सोलो स्ट्रक्चर की ही बात कर रहा हूँ, चारों को डिफाइन कर रहा हूँ। एकीकरण 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच विकसित होता है तो क्या कहलाएगा? 2 या 2 से अधिक तो तर्कसंगत स्तर। एकीकरण 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच होगा तो क्या कहा जाएगा? वो तर्कसंगत स्ट्रक्चर। गठन में दिए गए से आगे जाना है वो क्या कहलाएगा? विस्तारवादी सार्थक। सही बात है कि किसी चीज में जो लिमिट है उससे आगे जाइएगा तो एक्सटेंशन है, विस्तार है। सोलो वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बिंग्स एंड कोलिस के द्वारा सोलो वर्गीकरण पेश किया गया था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान में, सेक्शन एप्टीट्यूड में, कहीं भी। छात्र निष्क्रिय है, किस विधि में छात्र निष्क्रिय है? तो व्याख्यान विधि में। तो व्याख्यान में जो टीचर बोलते हैं तो उसमें छात्र क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। परियोजना विधि में वो तो खुद करता है, प्रोजेक्ट मेथड। डिस्कवरी में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है, इंक्वायरी में तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो व्याख्या विधि में छात्र वो हो जाता है। संगोष्ठी क्या है? एक प्रकार की क्या है संगोष्ठी? क्या है? परिचर्चा, मिलजुल के बात कर रहे हैं। तो डिस्कवरी विधि, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, तो संगोष्ठी चर्चा विधि। अनुमानी ह्यूरिस्टिक मीन्स का क्या अर्थ है? तो सीधा है कि अनुमान। अब इसका हिंदी वाला प्रश्न पढ़ के ही अंतर जान जाएगा, जांच करने के लिए। अनुमान का अर्थ क्या है? कि किसी चीज को जांच करने के लिए। अब ह्यूरिस्टिक मीन्स अंग्रेजी वाले को दिक्कत होगी, तो कई चीजों का ट्रांसलेट होने से अर्थ निकल जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग किसका प्रतिपादक था? यानी किस चीज, कौन सी विधि को बताया? तो आर्मस्ट्रॉन्ग अनुमानी विधि का था। अनुमान में क्या है? कुछ विज्ञान भी है, कुछ अपनी समझ भी है, कुछ अनुभव भी है, अनुमान लगाना। किलपैट्री के अनुसार परियोजना कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। गतिविधियों में शामिल है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो क्या शामिल है? शारीरिक और मानसिक क्रिया दोनों शामिल होती है। केवल शारीरिक क्रिया द्वारा गतिविधि नहीं हो सकती है, न केवल मानसिक क्रिया द्वारा। जब दोनों होगी तो कोई गतिविधि होगी। हम कब विशिष्ट से समान की ओर बढ़ते हैं?
तो आगमनात्मक विधि क्या है? तो दो विधि है, इंडक्शन और डिडक्शन। आगमन इंडक्ट कर लेना, डिडक्शन किसी चीज को खारिज कर देना। तो ये दोनों तर्कशास्त्र की विधियां। तो कहता है हम विशिष्ट से सामान्य की ओर कब जाते हैं? अगर हम स्पेसिफिक हैं और जनरल की ओर जाएंगे तो हम सबको समाहित करेंगे, अपने में शामिल करेंगे, तो वो आगमनात्मक विधि कहलाई, इंडक्टिव मेथड्स। और विशिष्ट बने रहेंगे तो डिडक्टिव हो जाएंगे, मुंह फुला के अलग बैठे रहेंगे। अभ्यास में किया जाता है आगमनात्मक विधि, ड्रिल विधि, निगमनात्मक विधि। अभ्यास में क्या किया जाता है? निगमात्मक विधि, चर्चा विधि और ड्रिल मेथड। तो अभ्यास के लिए ड्रिल मेथड, आपको पता है कि कोई भी अभ्यास, मॉक अभ्यास होगा तो ड्रिल होगा। आप सुनते हैं कि ड्रिल अभ्यास सेना ने किया, पुलिस ने किया, या क्लास में भी। सुकराती पद्धति, ये मैं जान से लिखा हूँ। बिहार में लोग खासकर पटना के क्षेत्र में बोलते हैं कि उसका सुकराती निकाल देंगे, तो मैं पहले समझता नहीं था। तो मैं कल रात पढ़ रहा था तो एकाएक सोक्रेट यूनानी थे, बहुत बड़े, देखे ही हैं कि हर जगह सोक्रेट का चर्चा होता है, जिनका शिष्य प्लेटो था और जिनका अरिस्टोटल। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सुकराती मैंने इसको अनुवाद किया, पद्धति के रूप में क्या जाना जाता है? तो सुकराती पद्धति क्या थी कि सुकरात को जहर पिलाया गया। क्या जहर क्यों पिलाया गया? तो इसलिए कहा गया कि हमारे देश के यूथ को यह गुमराह कर रहा है। तो सुकरात का जो मेथड था वो क्वेश्चन आंसर मेथड था, जिसका मैं बहुत यूज करता हूँ, जो स्वयं गांधी भी किए हैं। गांधी का हिंद स्वराज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर मेथड है। हाइपोथेटिकल होकर उन्होंने क्वेश्चन की कल्पना की और उसका आंसर दिया है। तो सुकरात की जो मेथड थी पढ़ाने की बच्चों को, वो प्रश्न उत्तर शैली थी। बच्चा प्रश्न करता था, सुकरात उत्तर देते थे, व्याख्यान देके नहीं निकल जाते थे। तो हमने उसको कहा सुकराती पद्धति। सुकरात की पद्धति न करके बड़ा वंडरफुल चीज़ मैंने इसको बताया कि प्रश्न उत्तर विधि है। तो गुरुवर, आशा करता हूँ कि आप कक्षा का आनंद ले रहे होंगे। अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए, अब समय है नहीं, और अपनी तैयारी को स्पीड अप कीजिए। और मैं भी अपनी ओर से इसको थोड़ा लंबा खींचूँगा, लंबे क्लास होंगे। अब उसके लिए तैयार हो जाइए, अब सिलेबस आने में बहुत विलंब नहीं है। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.